औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज हमारा C1 फिज़िक्स फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 16 और आज हमने जो है ये स्टडी करना है यहाँ पर हाइट, टाइम ऑफ लाइट एंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। कल हमने प्रोजेक्टाइल को शुरू किया था जिसमें हमने प्रोजेक्टाइल का डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, और वेलोसिटी के कंपोनेंट्स, इन चीज़ों को जो है वो डिस्कस किया था। तो आज हमने देखना है कि इसकी हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होती है। तो पहले नंबर पर हम देखते हैं हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल की हाइट क्या होती है। सपोज करेंगे हमारे पास ये x और y एक्सिस है। आपने एक प्रोजेक्टाइल यूं किया तो ये h हमारे पास इसकी हाइट है। तो इन ऑर्डर टू डिटरमिन द हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, ठीक है, कि ये इस मैक्सिमम हाइट तक, देखिए ना, जब आपने इसको प्रोजेक्ट किया है तो इस मैक्सिमम हाइट तक ये प्रोजेक्टाइल गया और उसके बाद ग्रेविटी की वजह से इसने वापस जो है वो नीचे आना शुरू किया। तो हमने जो है वो इसकी ये जो मैक्सिमम हाइट जो इसने अटेन की है इसका एक्सप्रेशन जो है वो कैलकुलेट करना है। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल हमें पता है कि जो वर्टिकल के साथ है VIY, वो हमारे पास कितनी है, वो VI साइन ऑफ थीटा के बराबर है। और एक्सेलरेशन AY माइनस G के बराबर है, क्योंकि जब ये ऊपर जा रहा है तो ये अगेंस्ट द ग्रेविटी जो है वो मूव कर रहा है। और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर आकर इसकी वेलोसिटी इस जगह पर VFY जो है वो 0 होगी और फिर ये नीचे की तरफ आना शुरू होगा। तो VFY मैक्सिमम हाइट के ऊपर इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो मिनिमम होगा, 0 होगा, और उसके बाद फिर जब ये नीचे की तरफ मूव करना शुरू करेगा तो ये कंपोनेंट जो है ये इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास इनिशियल डेटा जो है वो आ गया और हाइट इसकी हमने फाइंड करनी है जो कि h के बराबर है, ठीक है, जो कि h के हमारे पास बराबर है। हमें ये हाइट जो है इसको कैलकुलेट जो है वो करना है, यानी कि हमने h को फाइंड करना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हम h को कैलकुलेट करके देखते हैं कि ये कितनी मैक्सिमम हाइट जो है ये आपका प्रोजेक्टाइल जो है ये अटेन करता है। इसका एक्सप्रेशन क्या है, देखें, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो कहती है कि 2as v² f - vi²। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो इसके अंदर a को मैं माइनस g से रिप्लेस करूंगा, s को मैं h हाइट से करूंगा, तो ये आ जाएगा माइनस g h v² f - vi², ठीक है। तो ये हमारे पास जो है आ जाएगा माइनस 2g h 0 का स्क्वायर माइनस vi साइन थीटा का स्क्वायर। यहाँ हमें पता है कि हमारे पास vi जो है VFY तो हमारे पास 0 है और VIY हमारे पास vi साइन ऑफ थीटा के बराबर है, इसका इनिशियल कंपोनेंट है। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 2g h इज इक्वल टू माइनस vi² साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस माइनस से कट जाएगा तो h हमारे पास आ जाएगा vi² साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। तो ये हमारे पास मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन जो है वो निकल आएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम हाइट जो है वो ग्रेविटी, इनिशियल वेलोसिटी और एंगल के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रही है। अब दूसरे नंबर पे जो हमने यहाँ पर चीज फाइंड करनी है, वो चीज हमने दूसरे नंबर पर जो फाइंड करनी है वो हमने करनी है टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो कितना होता है, यानी कि कितनी देर तक हवा के अंदर प्रोजेक्टाइल रहता है। टाइम ऑफ फ्लाइट
ठीक है। द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कवर द डिस्टेंस फ्रॉम प्लेस ऑफ इट्स प्रोजेक्शन टू द पॉइंट वेयर इट हिट्स द ग्राउंड। ठीक है जी। अब आप देखें कि यानी कि यहाँ से ये प्लेस ऑफ प्रोजेक्शन है ये, और ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर हिट कर रहा है। प्लेस ऑफ प्रोजेक्शन पॉइंट ए है और हिट जहाँ पर कर रहा है वो पॉइंट बी है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने, ये क्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना आसान है हवा के अंदर है, ये एयर के अंदर है, हमने वो इसका टाइम फाइंड करना है और उसको हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो द टाइम टेकन बाय द बॉडी फ्रॉम या बॉडी टू कवर डिस्टेंस from place of its projection to the place where it hits the ground। यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी कि ए बी फासले के दौरान जितनी देर हवा में रहा है उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको हम जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट का नाम जो है वो देते हैं। ठीक है, यानी कि जितनी देर ये हवा के अंदर है। अब हमें ये टाइम ऑफ फ्लाइट जो है इसको कैलकुलेट करना है। तो बॉडी जो है वो ऊपर जाती है, जितना ऊपर जाती है उतने नीचे आ जाती है। तो इसका मतलब है कि बॉडी जो है वो कोई वर्टिकल डिस्टेंस कवर नहीं कर रही, जितना ऊपर गई उतना नीचे आ गई, जितना ऊपर तक तैयार किया उतना नीचे किया। तो इसका मतलब है द बॉडी कवर्स नो वर्टिकल डिस्टेंस। तो बॉडी ने कोई वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो कवर नहीं किया। ठीक है, तो हम जो है इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। आप देखेंगे हमारे पास जो है कोई वर्टिकल डिस्टेंस नहीं किया, तो y इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू 0। ये तो 0 हो गया। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन सी वाई बाय टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, और यहाँ पर वी आई वाई जो है हमारे पास वी आई साइन ऑफ थीटा के बराबर है। तो ये वैल्यू इधर पुट करें तो वी आई साइन ऑफ थीटा प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अब ये डिस्टेंस जो है एस ये क्या, ये वाई है, तो वी आई साइन ऑफ थीटा टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, और चूंकि y 0 है तो हमारे पास 0 वी आई साइन ऑफ थीटा टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर के बराबर जो है वो आ जाएगा। अब देखें कि यहाँ पर ये g है ये एक्चुअली माइनस जी है, ये g माइनस जी है क्योंकि ये ए वाई है, दैट इज इक्वल टू माइनस जी। आप यहाँ पर इसको ये लिख लें ए वाई, इधर भी इसको लिख लें ए वाई, और इधर भी इसको लिख लें ए वाई। तो यहाँ पर ये ए वाई जो है ये माइनस जी के बराबर है। तो ये आ जाएगा 0 वी आई साइन ऑफ थीटा टी प्लस 1/2 माइनस जी टी स्क्वायर। ये चीज़ जो है ये हमारे पास बन जाएगी। ठीक है, अब आप देखें कि मैं इसको इस तरफ ले आया तो माइनस वी आई साइन ऑफ थीटा टी इज इक्वल टू 1/2 माइनस इधर आ जाएगा जी टी स्क्वायर। तो माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, टी एक दफ़ा टी से कैंसिल हो गया, तो वी आई साइन ऑफ थीटा 1/2 जी टी। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 वी आई साइन ऑफ थीटा over g is equal to t. So this is the required expression for the time of flight. ये
सिंपली आप देख लें कि इनिशियल वेलोसिटी, ग्रेविटी और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन साइन ऑफ थीटा जो है उसके ऊपर ये डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हैं अब आप तीसरे नंबर पे कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है। तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है कि इसने जो फिगर बनी हुई है हमारे पास, मैक्सिमम डिस्टेंस जो कवर करेगा, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो ये जो है ये हमारे पास देखें, ये यहां से यहां तक इसने जो डिस्टेंस कवर किया है x, ये एक्चुअली इसकी रेंज है। यानी कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर जहां तक वो ग्राउंड को हिट करता है और जितना मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता है उसको हम रेंज प्रोजेक्ट, यानी कि कितनी दूर तक प्रोजेक्टाइल गया। एक फुटबॉल वाले ने किक मारी तो अब किक दो फुटबॉलर से मारी, एक ही किक दूर गई, एक ही किक जो है वो करीब जाके नीचे गिर गई, तो हम कहेंगे कि जिसकी किक में फुटबॉल दूर गया उसकी रेंज ज़्यादा थी और जिसकी किक में फुटबॉल जो है पहले नीचे गिर गया उसकी रेंज कम थी। तो मैक्सिमम डिस्टेंस, द मैक्सिमम डिस्टेंस which projectile covered in horizontal direction is called a range of projectile। इसको हम क्या कहते हैं, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल को निकालने के लिए देखें हमारे पास जो रिलेशन था बच्चों, x इज इक्वल टू वी आई एक्स। अब ये हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग है तो ये x जो है ये r है, तो r हमारे पास वी आई एक्स मल्टीप्लाई बाई टी के बराबर है। और हमें पता है कि वी आई एक्स हमारे पास कितना था, वी आई कॉज ऑफ थीटा, यानी कि r हमारे पास वी आई कॉज ऑफ थीटा टी के बराबर आ जाएगा। अब इसके अंदर आप टी, ठीक है टाइम, तो इसके अंदर टाइम ऑफ लाइट जो है उसका फार्मूला सब्स्टिट्यूट कर दें तो टी इज इक्वल टू 2 vi साइन थीटा ओवर जी, क्या हो जाएगा, तो आर आ जाएगा हमारे पास 2 vi साइन थीटा ओवर जी और वी आई कॉज ऑफ थीटा। तो ये आ जाएगा हमारे पास वी आई स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा ओवर जी। तो 2 साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा जो होता है ये हमारे पास साइन 2 थीटा के बराबर होता है। तो इसका मतलब है कि रेंज हमारे पास आ जाएगी वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। तो ये हमारे पास जो रेंज है ऑफ प्रोजेक्टाइल उसका फार्मूला निकल आया। तो अब रेंज जो है वो हमारे पास मैक्सिमम कब होती है और हमारे पास 45 डिग्री, थीटा 90 डिग्री और 0 डिग्री के ऊपर क्या होती है। ये 3 पॉइंट्स है हमारे पास। तो रेंज कब जो है, रेंज वैसे मैक्सिमम जो है 45 डिग्री के ऊपर होती है, वो हम प्रूव करके अभी देख लेते हैं। मैक्सिमम रेंज जो है आर मैक्सिमम होती है हमारे पास एट थीटा 45 डिग्री। वो कैसे, अभी प्रूव कर लेते हैं। आर आपके पास दिखे क्या है, वी आई साइन स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। तो इसके अंदर आप थीटा को 45 रखें तो आर मैक्सिमम आ जाएगा वी आई स्क्वायर साइन 2 मल्टीप्लाई बाई 45 डिग्री डिवाइडेड बाई जी। तो ये हो जाएगा आर मैक्सिमम
इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन 90 डिग्री ओवर जी। तो साइन 90 डिग्री जो है ये तो 1 के बराबर होता है, लिहाजा आर मैक्सिमम हमारे पास वी आई स्क्वायर ओवर जी के बराबर है। ये हमारे पास 45 यानी कि अगर आप प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री एंगल के ऊपर प्रोजेक्ट करें तो हमारे पास मैक्सिमम रेंज जो है वो निकल आती है। यानी कि आपके पास जो आर है इसमें ये वी आई स्क्वायर और जी जो आर मैक्सिमम के बराबर है, तो ये आर मैक्सिमम साइन 2 थीटा के बराबर रिलेशन हमारे पास बन जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है 30 डिग्री और 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री के ऊपर जो है वो रेंज हमारे पास जो है वो सेम होती है। ठीक है, ये पहला पॉइंट था। दूसरा, एट 30 डिग्री एंड 60 डिग्री द रेंज विल बी सेम। ठीक है, आप देखें कि आर हमारे पास वी आई स्क्वायर ओवर जी साइन 2 थीटा, तो आर हमारे पास आ जाएगा वी आई स्क्वायर ओवर जी साइन 2 मल्टीप्लाई बाई, पहले अंदर रख देते हैं थीटा 30 डिग्री। ठीक है, तो आर हमारे पास आ जाएगा वी आई स्क्वायर ओवर जी साइन 60 डिग्री। ठीक है, ये एक आ जाएगी R1 और दूसरे नंबर पे आएगी हमारे पास R2, यानी कि थीटा 60 डिग्री के ऊपर, तो वी आई स्क्वायर ओवर जी साइन 2 थीटा, इधर पुट करें वी आई स्क्वायर ओवर जी साइन 2 मल्टीप्लाई बाई 60 डिग्री, तो ये हमारे पास आ जाएगा R2 इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर ओवर जी साइन 120 डिग्री। अब जो वैल्यू होती है साइन 120 डिग्री की और साइन 60 डिग्री की, साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू होता है साइन 60 डिग्री के, ये वैल्यूज बराबर होती है, लिहाजा R1 जो है वो R2 के बराबर होगी। यानी कि थीटा 30 डिग्री और 60 डिग्री के ऊपर हमारे पास रेंज जो है वो प्रोजेक्टाइल की सेम रहती है। उसके बाद तीसरा पॉइंट इसके अंदर ये है कि अगर थीटा 0 डिग्री और 90 डिग्री हो, थीटा 0 डिग्री हो, तो हमारे पास जो है वो रेंज है वो किसके बराबर होगी। आप देखेंगे आर वी आई स्क्वायर ओवर जी साइन 2 थीटा। ठीक है, तो पहले इसमें 0 रखें, साइन 0 0 तो रेंज 0। उसके बाद अगर थीटा 90 डिग्री हो तो आर वी आई स्क्वायर ओवर जी साइन 2 मल्टीप्लाई बाई 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा आर वी आई स्क्वायर ओवर जी साइन 180 डिग्री। और हमें पता है कि साइन 180 डिग्री की 0 के बराबर होता है, लिहाजा आर जो है 0 के बराबर आ गई। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये तीन केसेस हमने देखे कि 45 डिग्री के ऊपर मैक्सिमम होती है, साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री के ऊपर सेम रेंज होती है इस एंगल के ऊपर, और 0 और 90 के ऊपर रेंज जो है वो 0 होती है। यानी कि इन एंगल के ऊपर आप प्रोजेक्ट करेंगे तो रेंज जो है वो 0 के बराबर जो है वो। अच्छा, इसमें अब देखो और चौथा पॉइंट है कि अगर हमने ये प्रूव करना हो कि प्रूव दैट H is equal to
ये प्रूव करते हैं। तो हमें पता है कि एच जो है वो वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g के बराबर होता है। और अगर इसमें हम वी आई स्क्वायर ओवर 2g और साइन थीटा की जगह पर 45 डिग्री, हमें पता है कि रेंज 45 डिग्री के ऊपर मैक्सिमम होती है, तो ये हमारे पास साइन 45 डिग्री आ जाएगा। और साइन 45 डिग्री हमारे पास जो है ये बराबर होता है 1/2 अंडर रूट के। तो एच मेरे पास वी आई स्क्वायर ओवर 2g साइन 45 डिग्री की जगह पर हमारे पास 1/2 अंडर रूट का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा h इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर, स्क्वायर लेंगे तो 2 आ जाएगा नीचे से, वो हो जाएगा 4g। और हमें पता है कि वी आई स्क्वायर ओवर जी हमने निकाली हुई है आर मैक्सिमम की। तो h हमारे पास आ जाएगा 1/4 आर मैक्सिमम। ये हाइट और रेंज को हमने आपस में रिलेट कर दिया। अच्छा, जो साइन होता है तो उसमें लिखता आ जाए तो मैं आपको वैल्यू साइन 60 डिग्री होता है 0.866 और साइन 120 डिग्री भी होता है 0.866। ये जो पीछे मैंने इनको इक्वल किया तो ये इनकी वैल्यूज हमारे पास होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये अब हमने जो है वो यहाँ तक स्टडी कर लिया। अब आप देखें कि अब लास्ट आर्टिकल जो है इसका वो हमने स्टडी करना है। प्रोजेक्टाइल जो है सारा ये हमने फिनिश कर दिया। तो आप देखेंगे हमारे पास अब नेक्स्ट आर्टिकल है बैलिस्टिक मिसाइल और बैलिस्टिक फ्लाइट और बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी। ये क्या चीज़ होती है? तो पहले देखते हैं बैलिस्टिक फ्लाइट। बैलिस्टिक फ्लाइट जो है ऐसी फ्लाइट की जिसमें हम प्रोजेक्टाइल को एक इनिशियल पुश जो देते हैं और उसके बाद प्रोजेक्टाइल जो है वो किसी एंगल के ऊपर प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, और उसको फिर फ्रीली मूव कर देते हैं अंडर द इनर्शिया और अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। इसको हम क्या कहते हैं? बैलिस्टिक फ्लाइट। अ फ्लाइट in which the projectile is given a initial push, तो जिसके अंदर प्रोजेक्टाइल को एक इनिशियल पुश दी जाती है एंड is then allowed to move freely due to inertia under the action of force of gravity। इसमें इसको अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो इनिशियल पुश दी है। प्रोजेक्टाइल बैलिस्टिक फ्लाइट क्या है कि एक प्रोजेक्टाइल की फ्लाइट है जिसमें प्रोजेक्टाइल जो है वो ऐसे मूव करता है जैसे कि फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट होता है। इस किस्म की जो फ्लाइट होती है is known as ballistic flight। इस फ्लाइट को हम बैलिस्टिक फ्लाइट का नाम जो है वो देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होते हैं।
अनपावर्ड और अनगाइडेड मिसाइल, ऐसे मिसाइल कि जो अनपावर्ड और अनगाइडेड हो, उनको हम बैलिस्टिक मिसाइल्स का नाम देते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स। एंड अनपावर्ड and unguided missile is known as ballistic missile। अनपावर्ड और अनगाइडेड यानी कि ऐसा मिसाइल कि जो जिसको लेज़र गाइड नहीं कर रही, लेज़र गाइडेड नहीं है, और अनपावर्ड है, उसके अंदर कोई डिजिटल मैकेनिज्म नहीं है। ये जो पहले होते थे ना मिसाइल शुरू में जो बनाए गए थे वो ये होते थे, इनका रेडियस होता था बहुत बड़ा, 30 से 40 किलोमीटर का, उसमें ये कहीं भी जाकर हिट कर देता था। अब जो मिसाइल जो नए बन गए, जो पावर्ड और गाइडेड है, वो जो है वो 5 से 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर जो है वो बड़ी आसानी से जो है वो हिट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी क्या होती है? बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी जो पाथ फॉलो करता है वो बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी है। पाथ फॉलोड बाय द बैलिस्टिक मिसाइल, जो पाथ फॉलो करता है बैलिस्टिक मिसाइल, इज नोन एज, इसको हम कहते हैं द पाथ फॉलोड बाय द बैलिस्टिक मिसाइल इज नोन एज बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी। यानी कि जो पाथ बैलिस्टिक मिसाइल का है एक्चुअली वो उसकी क्या है, वो उसकी बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी है। अब बैलिस्टिक फ्लाइट जो है उसमें बैलिस्टिक मिसाइल मूव करता है इन अ वे दैट इज सुपरपोजिशन ऑफ टू मोशंस, यानी कि इसकी मोशन जो है वो सुपरपोजिशन ऑफ टू मोशन होती है। एक होती है स्ट्रेट लाइन इनर्शियल फ्लाइट इन द डायरेक्शन ऑफ लॉन्च, यानी कि जहाँ से आप इसको लॉन्च करते हैं वहाँ पर ये इनर्शियल फ्लाइट लेता है, ये सीधा ऊपर की तरफ जो है वो जाती है, यानी कि जहाँ पर लॉन्च होता है ये सीधा यूं ऊपर की तरफ जाता है। ऊपर की तरफ जाने के बाद फिर ये ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ फॉल डाउन करता है। तो हमारे पास जो बैलिस्टिक फ्लाइट है ये दो मोशंस की सुपरपोजिशन है। ठीक है, बैलिस्टिक flight is actually the superposition of two motions, दो मोशन हो रही है। एक तो ये सीधा ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, नंबर 1, a straight line इनर्शियल फ्लाइट। इनर्शियल का मतलब होता है कि अपनी स्टेट ऑफ मोशन को डिस्टर्ब नहीं होने देता, इन दी डायरेक्शन ऑफ लॉन्च, जहां से आप इसको लॉन्च करते हैं। देखिए ना, अगर सपोज करें ये लॉन्चिंग पैड है, ठीक है, तो यहाँ पर ये मिसाइल है, तो शुरू में ये यूं जाएगा, ये इसकी क्या है, इनर्शियल फ्लाइट है। उसके बाद फिर यहाँ से ये वापस यूं नीचे गिरेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो दूसरी जो है इसकी क्या है, वो वर्टिकल ग्रेविटी फॉर्म।
अब देखें ना यहाँ पर ये ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ गिर रहा है। तो ये हमारे पास वर्टिकल ग्रेविटी फॉल है, ठीक है। तो ये दो मोशंस की सुपरपोजिशन हमारे पास होती है। और इसमें आपके पास ये जो प्रोजेक्टाइल हमने पीछे जो पढ़ा था सारा, उसमें हमने जो है वो रेजिस्टेंस ऑफ एयर को नहीं था अकाउंट किया। तो यहाँ पर हमारे पास होती है एरो डायनेमिक फोर्सेस। हाई स्पीड के ऊपर जो एयर की फ्रिक्शन होती है वो नेग्लिजिबल नहीं होती, और सम टाइम जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है इज मोर देन ग्रेविटी, ठीक है। एट हाई स्पीड्स द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नॉट नेग्लिजिबल, यानी कि हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। जाहिर बात है एयर की फ्रिक्शन तो प्रेजेंट होती है, जिसमें आपका रियल मिसाइल आइडियल केस नहीं है, मिसाइल मूव कर रहा है तो उसको तो एयर की फ्रिक्शन जो है वो वहाँ पर उसका सामना करना पड़ेगा, वो नेग्लिजिबल नहीं है, ठीक है। एंड समटाइम्स फ्रिक्शन ऑफ एयर force is more than gravity, और बाद दफा वो ग्रेविटी की फोर्स से ज्यादा हो जाती है। ये क्या करेगा, ये दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन को इफेक्ट करेगा। इट affects the both horizontal and vertical motions। हॉरिजॉन्टल मोशन क्या, उसकी रेंज है। अब जाहिर बात है यूं प्रोजेक्टाइल जा रहा है, ऐसे जा रहा है, अगर एयर की फ्रिक्शन ज्यादा है तो इसकी रेंज ज्यादा नहीं होगी। अगर एयर की फ्रिक्शन ज्यादा है तो फिर ये जल्दी नीचे की तरफ आएगा, अगर एयर की फ्रिक्शन कम होगी तो ये ज्यादा दूर तक चलता चला जाएगा, इसकी रेंज आती है। यानी कि फ्रिक्शन ऑफ एयर जो है वो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है उसको अफेक्ट करती है। तो हम यहाँ पर ये जो एरोडायनामिक फोर्सेज है, ये एक्चुअली एरोडायनामिक फोर्सेज होती है, और इन फोर्सेज को हम यहाँ पर निगलेक्ट नहीं कर सकते। जो एयर की फ्रिक्शन है ये एरोडायनामिक फोर्सेज के अंदर आती है। अच्छा, अब हमारे पास जो ट्रैजेक्टरीज होती है इसकी, अब आप देखें कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इनर्शिया, जो है इनर्शिया का लॉ ये कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है स्ट्रेट ऑफ डायरेक्शन के अंदर कांस्टेंट स्पीड के साथ, यानी कि जितनी आप इसको इनिशियल स्पीड दी है उसके साथ किसी एम्प्टी स्पेस के अंदर, लेकिन इसको जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो इसका स्ट्रेट पाथ जो है उसको चेंज करती है। अब देखें ना, अगर आपने हिट किया है तो ग्रेविटी ना होती है तो सीधा ही यूं चलता चला जाएगा, लेकिन ग्रेविटी क्या करती है वो इसके पाथ को चेंज कर देती है और ये नीचे की तरफ वर्टिकली जो है वो मूव करती है, ठीक है। तो शॉर्ट रेंजेस में जो है वो फ्लैट ट्रैजेक्टरी होती है, ठीक है। फॉर शॉर्ट रेंजेस, शॉर्ट रेंज के लिए ये पहला पॉइंट है, द ट्रैजेक्टरी for short range the earth is considered as flat and trajectory is parabolic।
ये जो ट्रैजेक्टरी होती है ना, ये वाली, ये अर्थ का फ्लैट प्लेन है और ये ट्रैजेक्टरी पैराबोलिक जो होती है, ये जो मोशन है इसको पैराबोला कहते हैं। लेकिन ये जो फिगर होती है ना, ये यूं करके, ये यूं करके, इसको पैराबोला का नाम जो है वो हम देते हैं। अगर स्फेरिकल अर्थ ट्रैजेक्टरी हो, ठीक है, दूसरा पॉइंट, तो स्फेरिकल अर्थ ट्रैजेक्टरी के लिए इलिप्टिकल होगा। दूसरा पॉइंट, फॉर स्फेरिकल अर्थ ट्रैजेक्टरी it will be elliptical। अगर एलिप्टिकल ट्रैजेक्टरी है, ठीक है, यानी कि फ्लैट ट्रैजेक्टरी नहीं है शॉर्ट रेंजेस में, अगर स्फेरिकल ट्रैजेक्टरी है तो फिर हमारे पास जो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो एलिप्टिकल होगा। अब जो यूजेज है इसके, बैलिस्टिक मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल जो होते हैं ये बेसिकली अनपावर्ड, अनगाइडेड और शॉर्ट रेंज पे यूज होते हैं। तो दे आर, नंबर वन, दे आर यूज्ड ओनली फॉर शॉर्ट रेंजेस। तो ये सिर्फ शॉर्ट रेंज के लिए यूज होते हैं, ज्यादा इनकी रेंज ज्यादा नहीं होती, कम फासले तक मार करते हैं। तो लॉन्ग रेंजेस के लिए, फॉर लॉन्ग रेंजेस हम कौन सा मिसाइल यूज करते हैं, वो ग्रेटर प्रेसिजन के पावर्ड एंड रिमोट कंट्रोल गाइडेड मिसाइल्स जो है वो यूज किए जाते हैं। रिमोट में जो आजकल यूज किए जाते हैं रिमोट कंट्रोल और गाइडेड मिसाइल्स, उनका जो बहुत प्रिसाइज उनकी हिटिंग होती है अपने टारगेट के ऊपर। तो भाई उनको दोनों तरफ से जो लेज़र है उसने घेरा होता है, और लेज़र जो होती है वो एक डायरेक्शनल बीम होती है। ये देखा नहीं, बच्चों के हाथों में होती है, एक लाइट निकल रही होती है, सीधी किसी टारगेट पे जाके हिट करती है, या पेट्रोल पंप्स के बाहर होती है लगी। तो ये जो होती हैं लॉन्ग रेंजेस के लिए पावर्ड और रिमोट कंट्रोल गाइडेड मिसाइल, इनको रिमोट कंट्रोल के लिए जो है इनको कंट्रोल किया जाता है कंट्रोल सेंटर से, और ये अप्रॉक्सीमेटली उसी जगह, और इनको मॉनिटर किया जाता था सैटेलाइट के साथ, इनके अंदर कैमरे भी लगे होते हैं, जैसे वो देख रहे होते हैं कि टारगेट जो है वो किधर जाके हिट करेगा, और एग्जैक्टली उसी प्लेस के ऊपर जाकर हिट करते हैं जहाँ पर टारगेट आपका होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ये आपका तीसरा चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया। हमने इसके अंदर तमाम चीज़ें जो है उसको स्टडी कर लेंगे। अब कल हम शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, और देन हम इसकी एग्जाम्पल करेंगे, और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर जो है उसको शुरू कर देंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।